स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है ये इंडियन हिस्ट्री में मराठा डायनेस्टी का है, मराठा वंश। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें जीके जैसा कोई चैप्टर यदि पूछा जाना है तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से मराठा वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने के निश्चित ही चांस होते हैं। एक प्रश्न मराठा वंश में हर एग्जाम में आता ही है। तो आइए हम देखते हैं मराठा वंश, और ये हमारा मराठा वंश को लेकर के फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद में चूंकि मराठा वंश की शुरुआत हमें करना होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से, और इसके बाद में हमें पेशवाओं के बारे में भी पढ़ना होता है। जब तक पेशवाओं के बारे में हम और आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित नहीं कर लेते तब तक मराठा वंश अधूरा समझा जाता है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। देखते हैं। सबसे पहले तो जब मराठा वंश की शुरुआत भारत में होना है उस समय हमें एक बात ध्यान में रखना है कि भारत में जो केंद्रीय सत्ता है ये मुगलों के हाथ में है, और दिल्ली और आगरा में जो मुगल बादशाह बैठा हुआ है वह है औरंगजेब। दोस्तों, जो औरंगजेब है इसने, यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा शासन किस मुगल बादशाह ने किया, तो औरंगजेब ने किया। लगभग 49 साल, 1707 तक लगभग 49 साल का जो टाइम पीरियड रहा ये औरंगजेब का रहा। तो यहाँ हमने यही आपको बताया है कि मुगल बादशाह मतलब दिल्ली में केंद्रीय सत्ता मुगल बादशाह के हाथ में है, और अंग्रेज चूंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ गई थी, इसलिए अंग्रेजों की सत्ता भी कहीं कहीं इसी बीच में स्थापित होते जाना है। उनके गोदाम सूरत गुजरात साइड उनके गोदामों का बनना भी प्रारंभ हो जाता है उस टाइम पर। और उस समय की जो व्यवस्था है वो राजा महाराजाओं के हाथों में रहती है। क्षेत्रीय राजा महाराजा भी सक्रिय उस टाइम पर होते हैं, उनके भी किले वगैरह, उनका शासन प्रबंध, राजकाज, ये सब होता है। खैर, हमें पढ़ना है। और ये जो मराठा वंश है ये दक्षिण भारत का राजवंश है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मराठा वंश की स्थापना क्यों करते हैं शिवाजी महाराज। तो औरंगजेब के हिंदू लोगों पर बढ़ते हुए अत्याचार, हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार, महिलाओं पर मुगलों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ मराठा वंश की स्थापना शिवाजी महाराज के द्वारा होना है। क्योंकि औरंगजेब ने लगभग पूरे भारत में केवल दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा अत्याचार हिंदू धर्म पर किया था। औरंगजेब ने इस कारण से दुखी होकर के शिवाजी महाराज औरंगजेब से लोहा लेने का प्रयत्न करते हैं और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसको मराठा वंश कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मराठा वंश की स्थापना कैसे होना है। तो जो इनके पिताजी थे, शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे उनका नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले उनके पिताजी का नाम था। उनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले, वो खुद कहाँ नौकरी करते थे? तो वो बीजापुर, जो दक्षिण भारत का ही एक राज्य होता है, दक्षिण भारत में ही, ये महाराष्ट्र में ही है। बीजापुर दक्षिण भारत का जो राज्य होता है वहां वो नौकरी कर रहे होते हैं। किसके यहाँ? आदिल शाह के यहाँ। ये बीजापुर का एक सुल्तान है जिसका नाम होता है आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय के यहाँ जो शाहजी भोसले इनके पिताजी हैं ये नौकरी करने लगते हैं, और ये एक जागीरदार होते हैं। आदिल शाह ही एक जागीर देता है, पूना की जागीर, शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी को। तो शिवाजी की जो माताजी हैं, शिवाजी की माताजी का नाम आता है जीजाबाई। जो जीजाबाई थी इनको त्याग करके इनके पिताजी जो हैं शाहजी भोसले वो दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बीजापुर में नौकरी करने के लिए। और पूना की जागीर, पूना मतलब वर्तमान पुणे महाराष्ट्र में, पूना की जागीर शिवाजी महाराज को दे देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर उनके पिताजी के बारे में। मतलब पूना की जागीर शिवाजी महाराज को किसने दी? उनके पिताजी ने दी। उनके पिताजी को किसने दी थी? आदिल शाह ने दी थी। पिताजी शाहजी भोसले कहाँ नौकरी करने लगते हैं? आदिल शाह के यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं शिवाजी का जन्म और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट। यहाँ से स्टूडेंट्स निश्चित रूप से प्रश्न बनता ही है। आप पेन कॉपी उठा करके बैठ जाएं, इनको आप नोट कर लें। शिवाजी महाराज का जन्म होना है, हालांकि ये तारीख पर कुछ सहमत नहीं है सभी लोग, पर संभवतः 6 अप्रैल ही एग्जाम में आता है। शिवाजी महाराज का जन्म 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग में होता है। सिवनेर दुर्ग में होता है। ये
एक दुर्ग मतलब एक किले में इनका जन्म होता है और उस किले का नाम होता है सिवनेर किला। चूंकि वहां सिवनेरी देवी का मंदिर पहले से स्थापित था, इसलिए सिवनेरी दुर्ग, सिवनेरी माता जी या देवी जी दुर्गा जी के नाम पर ही इस किले का नाम सिवनेर दुर्ग रखा गया था। तो यदि कभी आपसे पूछता है कि शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो सिवनेर दुर्ग में हुआ था। फिर शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, और जीजाबाई इनकी माताजी थी। जीजाबाई इनकी माताजी थी। ये डिफरेंस आप याद रखना। कभी पूछा जाता है मराठा वंश की सबसे शक्तिशाली महिला कौन थी, तो मराठा वंश की सबसे शक्तिशाली महिला जो थी राजाराम की पत्नी, वो ताराबाई थी। ठीक है, ताराबाई। तारा वैसे ही बहुत तेज प्रकाश होता है, ऐसे समझना। तारे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ताराबाई बहुत तेज तर्राट महिला थी, ऐसे आप याद रखना। मराठा डायनेस्टी में सबसे शक्तिशाली महिला की चर्चा यदि आपसे की जाए तो कौन थी? ताराबाई थी। जीजाबाई इनकी माताजी का नाम है। ठीक, फिर हम देखते हैं इनका जो विवाह हुआ था शिवाजी महाराज का, ये प्रथम इनका विवाह हुआ था 1640 में, और इनकी प्रथम पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर। ध्यान रखना, शिवाजी महाराज का जो प्रथम विवाह हुआ था ये 1640 में हुआ था। आप देख सकते हो 1623, 1627 और 13 हो जाते हैं 1640, मतलब लगभग 14-13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है साईबाई निम्बालकर से। ठीक है, ये इनकी पत्नी का नाम कभी पूछा गया है एग्जाम में, वहीं से हमने इसको लिखा। साईबाई निम्बालकर इनकी शिवाजी महाराज की पत्नी है। और मराठा वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मराठा वंश का या मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है शिवाजी महाराज को कहते हैं। याद रखना, कभी मराठा वंश का यदि द्वितीय संस्थापक पूछा जाता है तो मराठा वंश का द्वितीय संस्थापक जो है वो बालाजी विश्वनाथ करके एक पेशवा रहता है। ये प्रथम पेशवा ही है। पेशवा तो बहुत थे, पर ये प्रथम पेशवा था जहां से पेशवा शक्तिशाली होना शुरू हो जाते हैं। तो द्वितीय मराठा वंश का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, लेकिन मराठा वंश के वास्तविक जो संस्थापक थे वो शिवाजी महाराज खुद थे। फिर कभी प्रश्न आता है इनके गुरुजी का नाम पूछा जाता है, तो दादाजी कोंडदेव। चूंकि शिवाजी की उम्र बहुत कम होती है, इसलिए राजपाट देखने के लिए एक इनके गुरुजी होते हैं जो इनके राजनीतिक गुरु या संरक्षक कह सकते हैं। तो राजनीतिक गुरु या संरक्षक में नाम आता है दादाजी कोंडदेव। स्टूडेंट्स, ये जो दादाजी कोंडदेव हैं ये इनके राजनीतिक गुरु शिवाजी महाराज के या इनके संरक्षक हम कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये इनके वास्तविक दादाजी नहीं थे। इनके दादाजी का नाम था मालोजी तांबे। क्या नाम था? मालोजी भोसले। भोसले वंश के थे ये, तो मालोजी भोसले इनके वास्तविक दादाजी थे, मतलब शाहजी भोसले के पिताजी थे। लेकिन दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक और इनके राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु या धर्माचारी गुरु या धर्म की शिक्षा या अध्यात्म की शिक्षा देने वाले जो गुरु थे उसमें नाम आता है गुरु रामदास का। ध्यान रखना, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के ये कौन से गुरु थे? ये आध्यात्मिक गुरु थे। अब हम देखते हैं, हाँ एक चीज और, समर्थ गुरु जो रामदास थे ये महाराष्ट्र के अंतिम संत थे और दसबोध इनकी रचना है। कभी प्रश्न आ जाए कि दसबोध किसकी रचना है, तो दसबोध जो है ये समर्थ गुरु रामदास की रचना है। जो स्वामी ये जो शिवाजी महाराज के कौन थे? गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, महाराष्ट्र के अंतिम संत थे। वैसे महाराष्ट्र संतों की भूमि ही मानी जाती है। महाराष्ट्र से ही संतों की शुरुआत होना है। बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पर महाराष्ट्र में की भूमि में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर अगला हम आगे देखते हैं, शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी थे वो थे इनके पुत्र संभाजी। चूंकि शिवाजी महाराज की चूंकि एक छत्रपति ही थे, ये राजा थे, इसलिए इनकी लगभग 7-8 पत्नियों का विवरण मिलता है पुस्तकों में। 7 से 8 पत्नियां शिवाजी महाराज की थी। लेकिन जो ये संभाजी इनके जो प्रथम उत्तराधिकारी हुए, ये उनकी प्रथम पत्नी साईबाई निम्बालकर के पुत्र थे संभाजी महाराज। इनको भी छत्रपति की उपाधि दी गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब होना है। राज्याभिषेक होना है शिवाजी महाराज का 5 जून 1674 में। ध्यान रखना, 5 जून 1674 में शिवाजी महाराज हिंदू रीति रिवाज, हिंदू परंपरा के से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और यहाँ वो एक विवाह और करते हैं और उनकी फिर दूसरी पत्नी का नाम आता है सोयराबाई। क्या नाम आता है? सोयराबाई। ये इनकी दूसरी पत्नी थी। ठीक है, सोयराबाई, ध्यान रखना। और सोयराबाई के एक लड़के का नाम आता है राजा राम, जो इनका भाई रहता है संभाजी का। अभी इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो 5 जून 1674 में राज्याभिषेक करवाते हैं। ये प्रश्न आता है कि कौन से दुर्ग में करवाते हैं, तो रायगढ़ दुर्ग में करवाते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो रायगढ़ दुर्ग है ये वहीं पूना के पास में है। फिर
कभी कभी प्रश्न आता है कि इस दुर्ग में कौन यहाँ हिंदू रीति रिवाज, हिंदू परंपरा के आधार पर इनका राज्याभिषेक करता है, तो काशी के बहुत प्रख्यात विद्वान हिंदू परंपरा के आधार पर पूजा पाठ करने वाले गंगा जी भट्ट का नाम आता है। गंगा जी भट्ट एक पंडित हैं जो पहले तो इनका राज्याभिषेक करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम क्षत्रिय वंश का ही केवल राज्याभिषेक कर सकते हैं। तो ये राजस्थान से कुछ क्षत्रिय वंश में जो इनके वैवाहिक संबंध थे, इसका प्रमाण शिवाजी महाराज इनको गंगाराव भट्ट को उपलब्ध करवाते हैं। तब ये काशी से स्पेशली आते हैं राज्याभिषेक करने के लिए। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि ये पंडित जी गंगा जी भट्ट कहाँ के थे, तो ये काशी बनारस से इनका राज्याभिषेक करने के लिए आए थे। और इसी क्रम में जैसे इनका 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है और इसके बाद में इनकी जो माता जी हैं जीजाबाई, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और इसी बीच में शिवाजी क्या करते हैं, इसी बीच में शिवाजी कई किलों को, छोटे छोटे किलों को जीतने लगते हैं। हालांकि प्रथम और अंतिम किला महत्वपूर्ण, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। सेना का संगठन उन्हें प्रारंभ कर दिया है। यहाँ दो चीजें हमें ध्यान रखना है। एक तो यहाँ लिखा है गुरिल्ला पद्धति। इसी गुरिल्ला पद्धति को स्टूडेंट्स हम कहते हैं छापामार पद्धति। गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति के जो जनक थे प्राचीन इतिहास में, मुख्यतः ये शिवाजी महाराज जी थे। ये छापामार पद्धति या गुरिल्ला पद्धति का मतलब होता है कि मारकर छिप जाना। ये क्या करते थे कि इनकी सेना चूंकि इतनी बड़ी उस समय नहीं थी कि आसपास के राजा महाराजाओं से सीधे ये टकरा सके या औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना का सामना ये कर सके, तो ये क्या करते थे कि अपने सैनिकों को इकट्ठा रखते थे और लूटपाट आदि करके, या जहां भी हमला करना है, जिस किले पर हमला करना है उसको जीत करके इनकी सेना आसपास के जंगलों में, वहीं दक्कन साइड मतलब महाराष्ट्र साइड में जंगलों में छुप जाती थी। क्योंकि इनके साथ में जो इनके संरक्षक होते थे वो एक विशेष जाति के लोग, जो जंगली आदिवासी टाइप के लोग महाराष्ट्र में होते हैं, वो इनके साथ में रह रहे होते हैं। तो उनको वहां की भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त ज्ञान होता है। तो ये मार करके छिप जाना, ये कहलाता है स्टूडेंट्स छापामार पद्धति या गुरिल्ला पद्धति। शिवाजी महाराज छापामार पद्धति या गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में माहिर थे। ठीक है। इसी कारण से एक ध्यान रखना, पूछा जाता है कभी, इसी कारण से औरंगजेब ने क्या कहा है इनके लिए, औरंगजेब ने इनको कहा है शिवाजी महाराज को, हालांकि ये उपाधि तो नहीं है, लेकिन इनको उन्होंने कहा है पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू। याद रखना, शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू किसने कहा है? औरंगजेब ने कहा है। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसने सबसे ज्यादा शासन किया मुगलों में। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं एक चीज और औरंगजेब कहता है। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को जब पुरंदर की संधि हो जाती है 1665 में, तो एक उपाधि और दी थी, राजा की उपाधि दी थी। ये भी पूछा है जाता है। तो तीन चीजें याद रखना, राजा की उपाधि भी औरंगजेब ने दी शिवाजी महाराज को, साहसी डाकू भी किसने कहा? औरंगजेब ने कहा, और पहाड़ी चूहा भी किसने कहा? औरंगजेब ने कहा। याद रखना। ठीक है। फिर 1656 में मतलब देखो, ये राज्याभिषेक के पहले की बात है। 1656 में ये रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाते हैं, जो महाराष्ट्र में पूना के पास का एक किला होता है। ठीक है। 1656 में राजधानी रायगढ़ को बनाते हैं, जबकि 1674 में ये उसी स्थान पर राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है। तो शुरुआती जो राजधानी रहती है वो रायगढ़ रहती है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कौन इसकी राजधानी को सतारा बना देता है। यहाँ शिवाजी महाराज की यदि शासन प्रबंध की व्यवस्था को देखा जाए, तो चूंकि इनके जो आसपास वाले लोग होते हैं, जो ब्राह्मण कुछ लोग भी होते हैं, वो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे होते हैं शिवाजी महाराज की। तो शिवाजी महाराज खुद ऐसे कुछ लोगों को उन्हीं के बीच में से उठा के अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पद प्रदान कर देते हैं, और उन्हीं में से आता है अष्ट प्रधान व्यवस्था। अभी हम आपको बताएंगे कि अष्ट प्रधान व्यवस्था में कौन कौन से 8 प्रधान थे, जिनके माध्यम से मराठा वंश का शासन संचालित होता था। उन्हीं अष्ट प्रधानों में से आगे जाकर के जो पेशवा होता है, ये पेशवा सबसे शक्तिशाली पद बन जाता है। और ये पेशवा, चूंकि अभी यहाँ पर लोकतंत्र ही लगभग चलना है, हालांकि जो अष्ट प्रधान की व्यवस्था शिवाजी महाराज करते थे, ये लोकतांत्रिक विधि से नहीं करते थे। अंतिम सर्वोसर्वा शिवाजी महाराज खुद होते थे, लेकिन शासन संचालन करने के लिए वो अपने इच्छा से अपने जो चहेते जो व्यक्ति होते थे, जिनको योग्य समझते थे, उनको अष्ट प्रधान में रखते थे। मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अष्ट प्रधान की नहीं थी, ये केवल और केवल शिवाजी महाराज के अनुसार जिसको वो चाहते थे इस व्यवस्था में वो रखते थे। ठीक है। तो ये अष्ट प्रधान। अब कभी यदि आपको प्रश्न आ जाता है कि अष्ट प्रधान व्यवस्था किससे संबंधित है, तो आपको शिवाजी महाराज का ही कह देना है, या मराठा वंश का ही आपको
कह देना है। इसके बाद में शिवाजी महाराज के पास में कुछ और किले जीतने के लिए कुछ तोपें थी, तो वो तोपें किसने दी थी? उस समय चूंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी भारत, तो अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज को तोपें दी थी। ये भी कभी प्रश्न आता है। ठीक है, इनका शिवाजी महाराज का उद्देश्य क्या था, अंतिम उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी महाराज का अंतिम उद्देश्य था स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना, क्योंकि मुगलों ने यहाँ पर हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा दूषित करने का प्रयास किया था। गायों वगैरह की हत्या, मंदिरों की तोड़फोड़, ठीक है, हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना, इस टाइप से। तो स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना इनका एक अंतिम उद्देश्य था। और शिवाजी जब कभी भी धार्मिक कार्य वगैरह करते थे, ध्यान रखना, प्रश्न आया है कभी, जब शिवाजी महाराज कभी धार्मिक कार्य करते थे या किसी स्थान पर अटैक आदि करने का कुछ सोचते थे, तो इनका जो भी अभियान होता था वो दशहरा से शुरू होता था। याद रखना, कब से प्रारंभ होता था? दशहरा से प्रारंभ करते थे शिवाजी महाराज अपने सभी अभियानों को। अब यहाँ से हम देख लेते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज के जो थे, इनका सैन्य अभियान कैसा रहा? प्रथम सबसे पहले इनने कौन सा किला जीता? ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कहाँ कहाँ इनने और आक्रमण किया, इसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्रथम जो सैन्य अभियान था शिवाजी महाराज का, ये था 1643 में बीजापुर के आदिल शाह के कब्जे वाले बीजापुर में एक दुर्ग था जिसका नाम था सिंहगढ़ दुर्ग। क्या नाम था? सिंहगढ़ दुर्ग था। तो शिवाजी महाराज का ध्यान रखना, सबसे पहला अटैक होता है 1643 में, और कौन सा दुर्ग जीतते हैं? सिंहगढ़ दुर्ग जीतते हैं। और ये सिंहगढ़ दुर्ग कहाँ का था? ये आदिल शाह के कब्जे वाला था, ये बीजापुर के पास वाला ही दुर्ग था, सिंहगढ़ दुर्ग। ध्यान रखना, प्रथम सैन्य अभियान शिवाजी महाराज का सिंहगढ़ दुर्ग का होता है। और ये उनने अपने बहुत ज्यादा करीबी तानाजी की मदद से ये जीता था। हालांकि तानाजी इसमें नहीं रहते हैं, तानाजी इसमें शहीद हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि शिवाजी ने किसके बारे में कहा है कि मैंने आज अपना एक शेर खो दिया? तो ध्यान रखना, तानाजी के बारे में शिवाजी ने कहा है कि आज मैंने अपना शेर खो दिया, और तानाजी की मदद से ही ये सबसे पहला जो दुर्ग है, सिंहगढ़ दुर्ग है, इसको वो जीत लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके बाद में उनका अभियान 1643 के बाद में हम चलते हैं तो 1654 में वहीं पास का एक क्षेत्र है, एक किला है जिसे हम कहते हैं पुरंदर, बाद में पुरंदर की संधि भी होना है। तो 1654 में शिवाजी महाराज पुरंदर के किले को भी जीत लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब शिवाजी महाराज ये किलों को जीतते जाते हैं तो जो बीजापुर राज्य का जो शासक होता है, बीजापुर राज्य का जो सुल्तान होता है, शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्तियों के कारण शिवाजी महाराज की शक्तियों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है और शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए वो अपने एक सूबेदार को भेजता है जिसका नाम रहता है अफजल खां, जिसका नाम रहता है अफजल खां। अफजल खां को भेजता है शिवाजी महाराज के यहाँ कुछ बातचीत करने के लिए, और ये जो अफजल खां है ये तैयार रहता है शिवाजी महाराज को मारने के लिए। शिवाजी महाराज कुछ स्टील आदि की कुछ कवच आदि पहन के आते हैं, जैसे वो चाकू से वार करता है ये समझ जाते हैं और तुरंत ये लौट करके अफजल खां पर वार कर देते हैं और अफजल खां को यहाँ पर शिवाजी महाराज मार देते हैं। तो कभी कभी अब यहाँ से आपको प्रश्न ये पूछा जाता है कि अफजल खां का वध किसने किया था या अफजल खां को किसने मारा था? तो आपको ध्यान रखना है, अफजल खां को किसने मारा था? शिवाजी महाराज ने मारा था। अफजल खां को किसने भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। और कब भेजा था? 1659 में। इतना याद रखना। इसके बाद में जब शिवाजी महाराज बहुत सारे किलों को लगातार जीतते चले जाते हैं, लगभग 33 के लगभग छोटे बड़े किलों को शिवाजी महाराज जब जीत लेते हैं, तो ये पता जब औरंगजेब को लगता है और औरंगजेब की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते हैं, पत्रों के माध्यम से पत्राचार होता है। औरंगजेब कहता है कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारे अधीन रहो, हम सूबेदार बना देंगे, मनसबदार बना देंगे। शिवाजी महाराज सभी उसके जो प्रस्ताव है उनको नकारते जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि 1660 में औरंगजेब 1660 में भेजता है, यहाँ लिखा है, देख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखा है शाइस्ता खां। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? शाइस्ता खां। हाँ, एक बात और हम यहाँ पर भूल गए, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। जब 5 जून 1674 में शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, तो राज्याभिषेक करने के बाद में ये अपने आप को इनको एक उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि मिलती है? छत्रपति। क्या मिलती है? छत्रपति। तो 2 उपाधियां ग्रहण करते हैं शिवाजी महाराज। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं तो 2 उपाधि ग्रहण करते हैं, एक तो छत्रपति और दूसरी हिंदू धर्मोद्धारक। याद रखना, 2 उपाधियां किसे दी गई हैं? छत्रपति
की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शिवाजी महाराज, दूसरी उपाधि इनको कौन सी मिल गई थी, हिंदू धर्म उद्धारक, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला या उद्धार करने वाला, हिंदू धर्म उद्धारक। दो चीजें आपको यहाँ से और याद रखना है। अब हम देखते हैं 1660 में, 1659 के बाद में चलिए, 1660 में शाइस्ता खां आता है, ये औरंगजेब का मामा है। औरंगजेब दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजता है शाइस्ता खां को। औरंगजेब दक्कन का मतलब वही पूना के आसपास जो क्षेत्र शिवाजी महाराज ने जीत रखे थे वहां का सूबेदार बना करके भेजता है औरंगजेब किसको, शाइस्ता खां को, जो औरंगजेब का मामा होता है। तो दक्कन में शिवाजी महाराज का इसके साथ भी संघर्ष होता है। इसमें क्या होता है, शिवाजी महाराज पूना हार जाते हैं, शिवाजी महाराज पूना हार जाते हैं, पर शाइस्ता खां को वहां से भगा देते हैं, उसे चैन से नहीं रहने देते। शाइस्ता खां को वहां से भगना होता है, वहां से हट जाता है शाइस्ता खां। हालांकि ये पूना शिवाजी महाराज ने बाद में फिर अपने अधिग्रहण में ले लिया। इसके बाद में हम देखते हैं 1664 में, ये प्रश्न आता है यहाँ से कि शिवाजी महाराज ने सूरत पर पहली लूट कब की। तो 1664 में शिवाजी महाराज सूरत पर अटैक करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सूरत में उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य था, अंग्रेज अपने गोदाम बनाकर रखे थे, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी वहां पर बहुत सारा सामान रखती थी और औरंगजेब के अधीन अंग्रेज यहाँ पर राज्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स देखते हैं शिवाजी महाराज पहली लूट करते हैं 1664 में सूरत की, यहाँ से कुछ लूटपाट करते हुए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद में औरंगजेब और ज्यादा नाराज हो जाता है। जैसे सूरत में वो लूट करते हैं, धन को इकट्ठा करना इनका उद्देश्य रहता है, क्योंकि सेना संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये होती है 22 जून 1665 को, ध्यान रखना 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। क्योंकि अब जो औरंगजेब रहता है दिल्ली में बैठा हुआ, ये क्या करता है, कछवाहा राजा जय सिंह को बहुत बड़ी सेना के साथ में शिवाजी महाराज पर अटैक करने के लिए भेजता है। कछवाहा राजा जय सिंह को अटैक करने के लिए भेजता है शिवाजी महाराज पर, औरंगजेब खुद नहीं आता है। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज देखते हैं कि हमारी हार हो रही है, हारना निश्चित है, इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ समझदारी करते हैं और यहाँ पर 22 जून 1665 स्टूडेंट्स ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर के किले में ये वार्तालाप होती है और इस पुरंदर की संधि किस किस के मध्य होती है, तो ध्यान रखना राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि होती है। इस संधि की मुख्य शर्तें क्या क्या होती हैं, तो शिवाजी महाराज ने जो छोटे बड़े 35 किले जीत लिए थे, इन 35 किलों में से 23 किले उन्हें किसे देना पड़ते हैं, औरंगजेब को देना पड़ते हैं। केवल 12 किले जो रहते हैं वो किसके पास बचते हैं, वो शिवाजी महाराज के पास बचते हैं। इनकी शर्तें आती हैं पुरंदर की संधि की, ध्यान से सुनना। जीते हुए 35 किलों में से शिवाजी महाराज 23 किले औरंगजेब या राजा जय सिंह के माध्यम से औरंगजेब को सौंप देते हैं। छोटे छोटे केवल 12 किले शिवाजी महाराज के पास बचते हैं। हालांकि शिवाजी महाराज बाद में इन सभी किलों को पुनः जीत लेते हैं। और क्या होता है, इनके जो पुत्र रहते हैं संभाजी को मुगलों के दरबार में मनसबदार बना दिया जाता है। दूसरी शर्त, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह के दरबार में क्या बना दिया जाता है, मनसबदार बना दिया जाता है, मतलब नौकरी करने पर रख दिया जाता है 5000 की सैलरी पर। ठीक, उस समय हुड़ चलते थे। और एक चीज और ध्यान रखना, शिवाजी महाराज से इसी संधि के दौरान औरंगजेब द्वारा ये कहा जाता है कि जब भी हम बीजापुर या दक्षिण के राज्यों पर अटैक करने का प्रयास करेंगे तो आपको सेना सहित हमारा साथ देना होगा। ठीक है, शिवाजी महाराज को औरंगजेब का साथ देना होगा। ऐसी कुछ शर्तें इस पुरंदर की संधि में रखी जाती हैं। और इसी संधि के बाद में राजा की उपाधि देता है, कौन देता है, औरंगजेब शिवाजी महाराज को। इसके बाद में औरंगजेब जो रहता है ये शिवाजी महाराज को अपने दरबार में आगरा बुलाता है सन 1666 में। और 1666 में ही जब आगरा में बुला करके, आगरा के किले में बुला करके जब औरंगजेब इनको कुछ निम्न स्तर के लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देता है, इनका अपमान करता है, शिवाजी और औरंगजेब की कुछ बातचीत हो जाती है, कुछ बहस हो जाती है। तो इस दौरान औरंगजेब उनको गिरफ्तार करके वही डलवा देता है। और कहाँ डलवा देता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब शिवाजी महाराज को राजा जय सिंह के दरबार में, मतलब राजा जय सिंह का एक महल रहता है आगरा में, उस राजा जय सिंह के महल में इनको कैद कर लेता है। ध्यान रखना, ठीक है, राजा जय सिंह के महल में इनको कैद कर लेता है। और अंत में मिठाई, अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटने का बहाना बनाते हुए या पेट दर्द का बहाना बनाते हुए संभाजी के साथ में शिवाजी महाराज वहां से भाग करके पुनः दक्कन या महाराष्ट्र आ जाते हैं।
और इसके बाद में वो फिर अपनी सेना का संचालन करते हैं और इसके बाद में उसके लगभग 4 साल बाद 1670 में सूरत में दूसरी लूट करते हैं, मतलब एक प्रकार का डाका डालते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं उस समय। ठीक है, यहाँ हीरे के व्यापारी आदि बहुत धन धनाढ्य मुगल भी यहाँ पर रहते हैं, व्यापारी, यहाँ पर अंग्रेज व्यापारी भी रहते हैं। तो यहाँ 1670 में इनकी दूसरी लूट होती है, ध्यान रखना। 1664 में सूरत की पहली लूट और 1670 में मतलब 6 साल बाद सूरत की दूसरी लूट। अब यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि शिवाजी महाराज का जो अंतिम अभियान था किले जीतने का, वो कौन सा था, तो याद रखना शिवाजी महाराज का किले जीतने का अंतिम अभियान था ये 1670 में कर्नाटक अभियान। ध्यान रखना 1670 में शिवाजी महाराज का अंतिम अभियान क्या था, कर्नाटक अभियान। और यहाँ कर्नाटक अभियान के दौरान इन्होंने कौन सा किला जीता, जिंजी का किला। कौन सा किला, जिंजी का किला। सिंहगढ़ दुर्ग उनका प्रथम दुर्ग था। हालांकि कहीं कहीं किताब पुस्तकों में तोरण भी लिखा होता है पर ऑप्शन एक साथ नहीं आते। अंतिम अभियान 1670 में कर्नाटक अभियान और शिवाजी महाराज ने यहाँ कौन सा किला जीता, जिंजी का किला जीता स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं शिवाजी महाराज की डेथ कब हो जाती है। तो देखो 1627, जब भी आप इसको लिखें तो यहाँ लिखें आप 1627 और यहाँ लिखें आप 1680। और जब आप 1680 में से 1627 को घटा रहे होंगे तो ये निकल के आएगा 53 ईयर, मतलब लगभग 53 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज की बीमारी के कारण इनका निधन हो जाता है। क्योंकि इनके जो पुत्र रहते हैं संभाजी महाराज, ये कुछ इनसे बगावत कर देते हैं, इनके अनुसार ये कार्य नहीं करते हैं, तो वो दुखी होकर के और बीमार पड़ जाते हैं। और इस प्रकार से 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। इसके बाद की कंडीशन क्या रही हम आपको बताएंगे। इनकी कुछ पारिवारिक जो सिस्टम है ये कुछ टफ टाइप का है, एडवांस टाइप का है, पर हम समझा देंगे आपको कि ये क्या है। अब हम देखते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान में रखना। और इनके बाद में इनकी एक पत्नी रहती है, डेथ के समय में इनकी पत्नी रहती है पुतलीबाई। ध्यान रखना पुतलीबाई, ये पुतलीबाई इनके साथ में सती हो जाती है। ठीक है, सती होना और जौहर करना स्टूडेंट्स अलग अलग बात है। सती होने का मतलब ये था कि इनकी अपने पति की चिता के साथ में ही पत्नी को लेट जाना होता था या जबरदस्ती लेटा दिया जाता था, जिसे हम सती होना कहते हैं। और जौहर करने का मतलब होता था कि राजपूत राजा मुख्यतः जब किसी मुगलों से खासकर लड़ने के लिए जाते थे और जब उनको ऐसा आभास हो जाता था वहां राजघराने की महिलाओं को कि हमारे पति अब लौट कर नहीं आएंगे, तो एक साथ चिता बनाकर वो अपना उसमें कूद जाती थी, इसे हम कहते हैं जौहर करना। तो जौहर करना और सती होने में अंतर है। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी से शिवाजी का प्रशासन कैसा था। तो इनकी अष्टप्रधान मंत्री परिषद होती थी, इसी के माध्यम से शिवाजी महाराज अपना शासन चलाते थे। और ये अष्टप्रधान का चयन कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता था, बता चुके हम। ये शिवाजी महाराज की इच्छा अनुसार इस अष्टप्रधान का चयन होता था। इस अष्टप्रधान को याद करने की हमने एक ट्रिक लिख रखी है, वो ट्रिक देख लेते हैं। अमात्य बको मत, पंडित जी चिट पेश करो, न्याय की नौबत आ गई है। ट्रिक याद कर लेना, अमात्य बको मत, पंडित जी चिट पेश करो, न्याय की नौबत आ गई है। यदि आप इस ट्रिक को स्टूडेंट्स याद कर लेते हो तो यहाँ से आपको इनके जो अष्टप्रधान है वो 8 प्रधानों के नाम आपको याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले लिखा है अमात्य। अमात्य का मतलब होता था स्टूडेंट्स राजस्व मंत्री। ये राजस्व मतलब धन संग्रह आदि करने का कार्य करता था। फिर बको से बनता है ये वाक्यानवीस। वाक्यानवीस जो था ये बक्ता था, मतलब आप खुद ही समझ रहे हो कि अमात्य तो आप समझ गए, राजस्व मंत्री। अमात्य माने महात्म्य, सबसे ज्यादा महात्म्य काय का है तो धन का, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, राजस्व मंत्री था। वाक्यानवीस मतलब वक्ता था, तो ऐसे याद रखना ये सूचना देने वाला व्यक्ति होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था वाक्यानवीस। जो लोग गुप्त में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए लगे होते थे यहाँ वहां, उनका प्रमुख था वाक्यानवीस। इसके बाद में हम देखते हैं फिर यहाँ लिखा है मत, बको मत। मत से बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बनेगा, सुमंत। और सुमंत जो था वो इनका क्या था, विदेश मंत्री था। सुमंत सबके मंत लेकर की विदेशी समझौते होते ना, ऐसे याद रखना। सुमंत इनका विदेश मंत्री था। फिर यहाँ लिखा है पंडित जी, तो पंडित राव। पंडित राव ये धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त व्यक्ति थे। ये धार्मिक कार्यों के लिए जो डेट वगैरह है या तारीख या तिथि निर्धारण का कार्य करते थे। फिर यहाँ लिखा है चिट। चिट से बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर चिटनीस। जो चिटनीस होते थे ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उनका अर्थ समझाते थे, मतलब ये पत्राचार के प्रमुख होते थे चिटनीस। चिट मतलब पत्र, जैसा कि आपको चिट लिख के कोई दे देता है तो पत्र एक टाइप का, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पेश करो। पेश से बनेगा यहाँ पर पेशवा। ये पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। जैसे औरंगजेब के शासन काल में जो
वजीर जिसको हम कहते थे, प्रमुख जो शासन का प्रबंध का मुखिया होता था उसे हम वजीर कहते थे। यहाँ पर पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री का पद होता था। इसी की सलाह से मुख्यतः शिवाजी महाराज ज्यादा कार्य करते थे। फिर यहाँ क्या लिखा है, न्याय, तो यहाँ से बनेगा न्यायाधीश। न्यायाधीश जो था वो न्याय विभाग का प्रधान होता था। स्टूडेंट्स, न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था, लेकिन अंतिम रूप से न्याय करने का अधिकार केवल शिवाजी महाराज अपने पास रखते थे। फिर यहाँ क्या लिखा है, नौबत लिखा है। नौबत से बनेगा सरीय नौबत। तो सरीय नौबत जो होता था इसे हम कहते थे सेनापति। मुख्यतः ये किलों, जो अलग अलग किले होते थे, उन किलों के प्रमुखों को क्या कहते थे हम, सरीय नौबत कहते थे। एक चीज याद रखना, ये तो हम बता ही चुके कि जो मुख्य पद था इनका, मतलब कौन से किले को जीतने की नौबत आ गई, ऐसे याद रखना। इस किले को देने की नौबत आ गई, इस किले को जीतने की नौबत आ गई, तो सरीय नौबत ये किलों के प्रधान सेनापति कहलाते थे। ठीक है, हालांकि सरीय नौबत सेनापति को भी कहते थे। इनके 8 तो मुख्य प्रधान इनके थे ही। एक चीज और याद रखना, मुख्य पद किसके पास में था, पेशवा के पास में था। और इन 8 की मदद करने के लिए 8 व्यक्तियों की एक समिति और होती थी। फिर हमें ध्यान रखना कि ये पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके सभी के सभी युद्ध करने के लिए जाते थे। एक चीज आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शिवाजी महाराज की कर व्यवस्था। तो ध्यान रखना, शिवाजी महाराज की जो कर व्यवस्था थी, जो टैक्सेशन सिस्टम इनका था, इसमें 2 कर महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स कौन कौन से, एक तो था चौथ और एक था सरदेशमुखी। क्या याद रखोगे, मराठा वंश में शिवाजी महाराज की मुख्यतः जो कर व्यवस्था थी, टैक्सेशन सिस्टम था, इसमें लोगों से 2 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। एक तो था सरदेशमुखी और दूसरा था चौथ। जो स्टूडेंट्स, जो चौथ होता था, ये चौथ का मतलब ही है 1/4, मतलब 1/4, और बाद में से 40% तक किया गया, मतलब 1/4 ये 25% बनेगा, बाद में से बढ़ाकर 40% किया गया। अब हम देखते हैं कि ये चौथ किन लोगों से लिया जाता था। तो ये अनाज के रूप में जितना भी उत्पादन होता था, उस अनाज उत्पादन का 1/4, मतलब 1/4। यदि 40 क्विंटल निकला तो 40/4 मतलब 10 क्विंटल आपको राजस्व में मराठा साम्राज्य को देना पड़ेगा। ठीक है, ये अनाज लिया जाता था। और ये जो चौथ था, ध्यान रखना, ये ऐसे क्षेत्रों से लिया जाता था, ऐसे क्षेत्रों से लिया जाता था ये चौथ वाला कर, जिन पर शिवाजी महाराज का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज इनको डरा करके रखते थे कि यदि तुमने हमें ये चौथ कर नहीं दिया तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उनको डरा धमकाकर ये चौथ वाला जो टैक्स है, ये शिवाजी महाराज उनसे लेते थे, किसी क्षेत्र को बर्बाद ना करना। ठीक है, तो फिर ये क्षेत्र आपको, ये जो चौथ कर है, ये आपको देना पड़ेगा। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा है सरदेशमुखी। अब यहाँ से आप खुद पकड़ सकते हो, यहाँ लिखा है देश। देश मतलब जहां जहां तक शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जो भी राज्य, जो भी किले, जो भी स्थान, जो भी क्षेत्र शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, मतलब इन्हीं का शासन प्रबंध वहां पर चल रहा था, इनकी पूरी उस क्षेत्र पर पकड़ थी, वहां से लेते थे ये सरदेशमुखी कर। और ये सरदेशमुखी जो होता था, ये राजस्व का 1/10 हिस्सा होता था। मतलब यदि आपके यहाँ 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन हुआ है तो 100/10 मतलब 10 क्विंटल आपको राजस्व के रूप में देना होगा। तो ध्यान रखना, चौथ और सरदेशमुखी ये 2 कर थे। ठीक है, चौथ किससे था, जो शिवाजी महाराज के अंडर में क्षेत्र नहीं थे, लेकिन डरा धमका कर उनसे ये लेते थे। क्यों, और ये जो सरदेशमुखी था, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जहां की रक्षा करने की जवाबदारी शिवाजी महाराज की थी, उनसे लेते थे। ये कौन सा टैक्स, सरदेशमुखी। अब हम देख लेते हैं शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति क्या थी। तो शिवाजी महाराज की जो धार्मिक नीति थी, वो बहुत ही सहिष्णुता की नीति थी। ये सभी इस्लाम धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। ये जिस प्रकार से हिंदू संत महात्माओं का सम्मान करते थे शिवाजी महाराज, उसी प्रकार से सभी जो फकीर वगैरह होते थे, उन फकीरों का भी सम्मान करते थे। तो सभी धर्मों के साथ में समान भाव ये रखते थे। अब हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के लिए जो अंग्रेज इतिहासकार रहे स्मिथ, इनने क्या क्या कहा है। तो स्मिथ ने कहा है शिवाजी महाराज के राज्य को, अंग्रेज इतिहासकार ने, स्मिथ ने कहा है डाकू राज्य की संज्ञा। क्या दिया है स्मिथ ने। कभी प्रश्न आता है कि डाकू राज्य की संज्ञा मराठा साम्राज्य को या शिवाजी के शासन पीरियड को किसने दी है, तो स्मिथ अंग्रेज इतिहासकार ने दी है। ठीक है, और वो क्यों दी है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था गुरिल्ला पद्धति से ये युद्ध करते थे, छापामार पद्धति से युद्ध करने के कारण स्मिथ ने इन्हें शिवाजी महाराज के राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। ठीक है, फिर मराठा इतिहासकार भी हुए हैं जिनका नाम है जादूनाथ सरकार। तो मराठा इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी है, तो एक उपाधि दी है हिंदू राष्ट्र निर्माता, हिंदू राष्ट्र निर्माता, सदी का महानायक। ध्यान रखना, हिंदू राष्ट्र निर्माता, सदी का महानायक, और एक उपाधि दी है प्रथम राष्ट्रीय निर्माता। ये किसने दी है स्टूडेंट्स, ये दी है जादूनाथ सरकार ने शिवाजी महाराज को। ये 3 उपाधि दी है, सदी का महानायक, हिंदू राष्ट्र निर्माता और फर्स्ट राष्ट्रीय निर्माता।
अब हम देखते हैं शिवाजी महाराज की जो राजभाषा थी वो क्या थी। तो याद रखना है शिवाजी महाराज की, चूंकि दिल्ली में तो वो फारसी चल रही थी राजभाषा, मुगलों की राजभाषा तो फारसी थी, लेकिन इनकी राजभाषा जो थी वो मराठी और संस्कृत थी। चूंकि संस्कृत इसलिए थी क्योंकि ये हिंदू सनातन संस्कृति जो थी इसके रीति रिवाजों से, वैदिक सभ्यता से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। और इन पर प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ा था? इनकी माता जीजाबाई का। ठीक है, इनकी राजधानी, यदि शिवाजी महाराज की राजधानी कभी आपसे पूछा जाए तो इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रायगढ़ हुआ करती थी। शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी स्टूडेंट्स? रायगढ़ थी। अब हम आगे देख लेते हैं शिवाजी महाराज की वंशावली के बारे में। ये कुछ कठिन फैक्ट हैं, इनके परिवार के बारे में समझना कुछ बहुत ही टेढ़ी खीर है, पर हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि शिवाजी महाराज की वंशावली में तो शिवाजी महाराज के 2 पुत्र, चूंकि इनकी 7 या 8 लगभग इनकी पत्नियां थी, तो बहुत सारे पुत्र होंगे, लेकिन जो मुख्य पुत्रों में से नाम आता है, जिनका इतिहास में बहुत ज्यादा वर्णन है, उसमें नाम आता है किसका? संभाजी का। उसमें नाम आता है किसका? संभाजी का। और दूसरा पुत्र का नाम आता है किसका? राजाराम का। ध्यान रखना, किसका? संभाजी, और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? राजाराम। तो ये इनके पुत्र जो संभाजी थे, ये संभाजी इनकी जो पहली पत्नी थी साईबाई निम्बालकर के पुत्र थे। और ये जो राजाराम थे, ये राजाराम इनकी अन्य जो पत्नी थी सायराबाई, ये सायराबाई के पुत्र थे। लेकिन अब क्या होता है, शिवाजी महाराज की जब 1680 में डेथ हो जाती है, जब 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है, तो संभाजी यहाँ पर शासक बनते हैं। संभाजी महाराज यहाँ पर शासक बनते हैं 1680 से 1689 तक, मतलब लगभग 9 साल के लगभग संभाजी महाराज छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। शिवाजी महाराज यहाँ पर दक्कन साइड मराठा साम्राज्य में राज्य कर रहे होते हैं। इसी बीच क्या होता है कि औरंगजेब का एक बागी जो लड़का होता है, जिसका नाम होता है अकबर, ये अकबर चूंकि हुमायूं का लड़का तो था ही, एक औरंगजेब के लड़के का भी नाम आगे हमें मिलना है। क्या मिलना है? अकबर। अकबर बगावत कर देता है औरंगजेब से और भाग करके संभाजी महाराज की शरण में यहाँ दक्कन साइड आ जाता है। संभाजी महाराज उसे शरण दे देते हैं। इसी कारण से ये औरंगजेब संभाजी महाराज से नाराज हो जाता है और अकबर को शरण देने के कारण संभाजी महाराज और इनके कुछ साथियों को औरंगजेब गिरफ्तार करके और अंत में इनको मुगलों द्वारा या औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज की 1689 में हत्या करवा दी जाती है। ध्यान रखना, इसके बाद में संभाजी के 1689 में जैसे ही संभाजी की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी जाती है, इसके बाद में यहाँ पर मौका मिलता है, चूंकि संभाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ ही बना रखी थी। जब इसके बाद में 1689 में संभाजी की डेथ हो जाती है, तो जो ये राजाराम है, राजाराम मतलब कौन सा? शिवाजी का दूसरा लड़का, सोयराबाई के लड़का जो राजाराम है, ये शासक बनता है। और इसका शासनकाल चलता है स्टूडेंट्स 1689 से 1700 तक, 1689 से 1700 तक। लेकिन ये जो राजाराम है, ये क्या करता है कि उसको पता है कि औरंगजेब जो है ये बहुत नाराज है, मतलब रायगढ़ के आसपास यदि हम अपनी राजधानी रखेंगे तो औरंगजेब के जो अटैक होंगे उनको हमें झेलना होगा। इसलिए जो राजाराम है ये अपनी राजधानी रायगढ़ से हटा करके वहीं पास में क्या बना लेता है? सतारा बना लेता है। अपनी राजधानी क्या बना लेता है? सतारा बना लेता है। ठीक है, कौन? तो प्रश्न यहाँ से आता है कि किसने मराठा वंश में अपनी राजधानी रायगढ़ से स्थानांतरित करके सतारा बनाई। ठीक है, तो सतारा किसने बनाई? यहाँ खुद रा शब्द लिखा है, देखो सतारा में रा खुद लिखा है, सतारा में रा लिखा है, तो रा लिखा है माने सतारा, रा माने राजा राम ने बनाई। ठीक है, और एक चीज और तुम्हें ध्यान रखना है, राजाराम की जो पत्नी होती है, राजाराम की पत्नी का नाम है यहाँ पर ताराबाई। देखो रामे की मात्रा है और तारा में रा की आ की मात्रा है, तो यहां से आप याद रखते हो राजाराम की पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई है। ठीक है, याद रखना राजाराम की पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई है। तो 1689 से 1700 तक कौन शासन करता है? 1689 से 1700 तक शासन करता है राजाराम, लेकिन राजाराम की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद में शासन व्यवस्था आती है राजाराम के अवयस्क पुत्र कर्ण के हाथ में। हालांकि इसका नाम कभी ज्यादा आता नहीं है, पर कर्ण भी चेचक के कारण कर्ण की डेथ हो जाती है और राजाराम का जो अवयस्क पुत्र, दूसरा जो पुत्र होता है, लगभग 7 वर्ष का दूसरा पुत्र होता है जो राजाराम का, इसका नाम आता है क्या? शिवाजी द्वितीय। ध्यान रखना, शिवाजी द्वितीय। राजाराम का पुत्र कौन सा है? शिवाजी द्वितीय, जो अल्पवयस्क पुत्र होता है। इसको प्रमुख बना करके 1700 से 1707 तक, 1700 से 1707 तक जो ताराबाई होती हैं, मतलब इस शिवाजी द्वितीय की मां राजाराम की पत्नी जो ताराबाई होती हैं, ये 1700 से 1707 तक
इस अवयस पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर के राज्य करती हैं। इसी बीच में एक घटना और घट जाती है, और वो घटना क्या होती है कि ध्यान रखो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ध्यान रखना 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो जो साहूजी महाराज हैं, संभाजी के बेटे जो साहूजी महाराज हैं, ये औरंगजेब की कैद से यहां से रिहा हो जाते हैं। बहादुर शाह नामक एक इनका लड़का, औरंगजेब का बहादुर शाह नामक लड़का जो औरंगजेब का रहता है, ये साहूजी महाराज को कैद से मुक्त कर देता है। और जब साहूजी महाराज यहाँ दक्कन या सतारा साइड पर पहुंचते हैं तो ध्यान रखना ताराबाई जो शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका है, इन ताराबाई और साहूजी महाराज के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं खेड़ा का युद्ध। क्या कहते हैं? खेड़ा का युद्ध। और ये खेड़ा का युद्ध स्टूडेंट्स कब होता है? 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। साहूजी महाराज और ताराबाई के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें साहूजी महाराज की जो मदद करता है, ये करता है बालाजी विश्वनाथ। ये पेशवा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये सबसे प्रथम पेशवा है। कौन? बालाजी विश्वनाथ। ये प्रथम पेशवा है, सबसे खतरनाक पेशवा है। और इसी पेशवा का जो लड़का है बाजीराव प्रथम, क्योंकि इसके बालाजी विश्वनाथ के बाद में जितने भी पेशवा होंगे वो, यहां तक तो बालाजी विश्वनाथ के पहले तक के जो पेशवा रहे, ये तो जो छत्रपति महाराज होते थे उनकी इच्छा अनुसार होते थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के बाद के जितने भी पेशवा हुए ये वंशानुगत होते गए। इसी में हम आपको बताएंगे बाजीराव प्रथम के बारे में, जिसने दिल्ली पर भी अटैक किया। पेशवाओं को हम अलग पढ़ेंगे, अभी इनकी वंशावली के बारे में हम इतना समझ लेते हैं। तो साहूजी महाराज और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में, और जो ये साहूजी महाराज हैं इस युद्ध में जीत जाते हैं। और जो ताराबाई हैं ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ चली जाती है? ये कोल्हापुर, वहीं पास में एक स्थान है, ये कोल्हापुर साइड में चली जाती हैं। और साहूजी महाराज फिर से ये छत्रपति बन जाते हैं। और साहूजी महाराज कब से कब तक राज्य करते हैं? 1707 से 1749 तक साहूजी महाराज राज्य करते हैं। इसके बाद में साहूजी महाराज की भी डेथ हो जाती है, और राजा राम द्वितीय जो ताराबाई का लड़का ही हम कह सकते हैं, या नहीं था, ये ताराबाई लेकर के इनके यहाँ गई थी साहूजी महाराज के यहाँ की तुम्हारा ही वंशज है, इसको गोद ले लो। तो वही साहूजी महाराज इसको गोद ले लेते हैं। और दूसरा अगला शासक आ जाता है कौन? राजा राम द्वितीय। और याद रखना इस राजा राम द्वितीय को भी हम क्या कहते हैं? राम राजा। राजा राम द्वितीय को भी क्या कहते थे हम? राम राजा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में संगोला की संधि होती है, और संगोला की संधि के बाद में, वो संगोला की संधि कब होती है? 1750 में। ठीक है, 1750 में संगोला की संधि होती है। और संगोला की संधि के बाद से, संगोला की संधि में क्या हुआ था? इस संधि में ये हुआ था कि जो पेशवा था, ये यहाँ पर ध्यान रखना, राजा राम द्वितीय के बाद में छत्रपति की उपाधि समाप्त हो जाती है। मराठा वंश की जो पैतृक जो चल रहा था वंशानुगत, वो समाप्त हो जाता है। और संगोला की संधि में क्या तय होता है कि मराठा वंश का वास्तविक शासक कौन कहलाएगा? पेशवा कहलाएगा। ध्यान रखना, संगोला की संधि से क्या तय होता है कि मराठा वंश का वास्तविक शासक कौन कहलाएगा? पेशवा कहलाएगा। मराठा वंश की अंतिम शक्ति किसके हाथ में होगी? पेशवा के हाथ में होगी। ठीक है, इसके बाद में कुछ और भी है। साहूजी महाराज आते हैं, इसके बाद में फिर प्रताप सिंह आते हैं। ठीक है, फिर अप्पा साहब आते हैं, सतारा पे ये राज्य करते हैं। और इसके बाद में हमें पढ़ना होता है पेशवाओं के बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद में बाजीराव मूवी, बाजीराव मस्तानी, इन सब के बारे में दूसरा वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।